हेलो फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का जो फ्रेंड्स हम सेशन लेकर आए हैं वो है मध्य प्रदेश के राजवंश, जो हमारा जीएस का पेपर फर्स्ट है इतिहास सेगमेंट, जिसमें यूनिट 2 होती है, जो तकरीबन जो है प्री और मेंस इन दोनों की ही ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और राजवंश से रिलेटेड जो यहाँ पर जो है प्रश्न पेपर बनते हैं। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कच्छप घात राजवंश। अब कच्छप घात राजवंश की अगर बात हम करें तो इस राजवंश का जो है समय काल जो रहा है शासन का वो 10वीं से 12वीं शताब्दी के जो है मध्य का यहाँ पर काल रहा है। और जो कच्छप घात है एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कछुए को मारने वाला। और आधुनिक मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो है उत्तरी भूभाग पर, उत्तरी मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है हमारा, उसका जो उत्तरी भूभाग होता है, जहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश के अगर इस मैप को देखा जाए तो इसमें जो उत्तरी भाग वाला जो होता है एरिया, यहाँ पर जो है एक क्षेत्र था गोपाचल क्षेत्र। गोपाचल क्षेत्र के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले आते थे उस वक्त, वो है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर। इन जिलों के अंतर्गत पूरा ही गोपाचल क्षेत्र करके था, जहाँ पर 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है कच्छप घात राजवंश का जो है एक समय काल रहा है। और ये जो पहले एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित जब ये नहीं हुए थे कच्छप घात, इन्होंने क्या किया था, उससे पहले जो है ये गुज्जर प्रतिहारम जो चंदेल राजवंश है उनके अधीन ये सामंत के रूप में जो है इनका शासन या इनका जो है कार्य रहा है। फिर अगर देखा जाए तो इनके जो है इतिहास को जानने के जो है मुख्य जो है साक्ष्य जो उपलब्ध हैं वो है सिहोनिया, जो कि मुरैना जिला में आता है, इससे प्राप्त एक जैन प्रतिमा लेख आता है जो कि 977 ईस्वी का होता है। और एक दुपकुंड शिलालेख जो कि 1088 ईस्वी का होता है। फिर सासबहू मंदिर अभिलेख जो कि ग्वालियर दुर्ग में स्थित है, जो कि 1093 ईस्वी का जो है अभिलेख आता है। फिर एक आता है नरवर से प्राप्त हुआ है ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि 1120 ईस्वी का होता है। इन उपलब्ध साक्ष्यों से जो है इसके इतिहास के जो है सोर्स को या स्रोत को जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कच्छप घात राजवंश ने जो है 950 से लगभग 950 ईस्वी से 1128 लगभग 1128 ईस्वी तक जो है इन्होंने जो है मध्य प्रदेश पर क्या किया था, जो उत्तरी जो भूभाग है वहाँ पर गोपाचल क्षेत्र में जो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो कच्छप घात राजवंश रहा है, इन्होंने क्या है कि अपने 3 शाखाओं के रूप में जो है मध्य प्रदेश में अपने शासन को विभाजित किया है। एक तो ग्वालियर सिहोनिया शाखा आती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फिर अगर देखा जाए इनका कौन कौन से शासक रहे उनका भी क्रम हम देखेंगे। फिर जो है दुपकुंड जो है इनकी एक शाखा रही है वो, और एक आते हैं इनकी जो है नरवर, या जो है प्राचीन जिसे नलपुर भी कहा जाता है, से इनके जो है शासन का क्या क्रम रहा है वो भी हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कच्छप घात राजवंश की शाखाएं, जिसमें है सबसे पहले ग्वालियर सिहोनिया शाखा। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो है वज्रदामन जो रहे हैं, इसके जो प्रथम शासक रहे हैं, ये जो रहे हैं ये लक्ष्मण करके उनके क्या रहे, यूँ कहें कि उत्तराधिकारी या उनके पुत्र रहे हैं वज्रदामन। और ग्वालियर और एक ग्वालियर से सासबहू मंदिर अभिलेख में जो है यूँ कहा गया है कि जो कच्छप घात राजवंश का जो प्रथम जो शासक रहे वो रहे, कौन रहे, वे लक्ष्मण रहे हैं। जो प्रथम जो शासक थे वे ये प्रथम शासक थे, ये बात कही गई है ग्वालियर सासबहू मंदिर अभिलेख में। सासबहू मंदिर अभिलेख में, और इसी अभिलेख और सिहोनिया से प्राप्त जो अभिलेख है जिसमें ये कहा गया है कि जो वज्रदामन रहे हैं इन्होंने कन्नौज के जो प्रतिहार शासक रहे हैं उनसे जो है गोपाद्री यानी जो गोपाचल जो क्षेत्र रहा है, जो ग्वालियर वाला जो पूरा बेल्ट रहा है, उनको छीनकर इन्होंने क्या अपना शासन यहाँ पर स्थापित किया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वज्रदामन जो है जिनको इस अभिलेख में जो है एक यूँ कहें कि कच्छप घात वंश के जो है तिलक के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो उनके बाद जाते हैं फिर मंगलराज आते हैं, फिर कीर्तिराज,
फिर मूलदेव, फिर देवपाल, फिर पद्मपाल, सूर्यपाल, महीपाल, रत्नपाल। इनके शासकों का जो है ये ग्वालियर सिंह ने जो कच्छपघात वंश की शाखाएं रही हैं उनके शासकों का क्रम में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी है 2 नंबर वाले और यहाँ से 7 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, और मेंस में भी है। इनमें से जो है 1 बाय 1 अगर देखा जाए प्री में सॉरी उसमें से भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना होती है। फिर अगर देखा जाए जो नरवर आता है प्राचीन नलपुर, यहाँ के जो शासक रहे सुमित्र जो है ये वज्रदामन के पुत्र हैं सुमित्र, जिन्होंने जो है स्वतंत्र जो है एक नरपुर जो है नरपुर में अपनी शाखा की स्थापना यहाँ पर की है। फिर अगर देखा जाए तो यही जो इसके संस्थापक रहे नरपुर या नलपुर जो शाखा रही है उसके संस्थापक रहे सुमित्र। सुमित्र के उत्तराधिकारी गगन सिंह, गगन सिंह के उत्तराधिकारी शरद सिंह, और शरद सिंह के उत्तराधिकारी आते हैं वीर सिंह। इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जो एक शाखा और आती है वो आती है दूबकुंड शाखा। तो दूबकुंड शाखा की अगर बात हम करें तो दूबकुंड शाखा जो रही है जिसके शासक इनकी अगर बात हम करें तो इसमें आता है सबसे पहले आते हैं युवराज, फिर आते हैं अर्जुन, यानी कि जो युवराज का उत्तराधिकारी है वो है अर्जुन। अर्जुन का उत्तराधिकारी आता है अभिमन्यु, और अभिमन्यु का जो उत्तराधिकारी आता है वो है विजयपाल, और विजयपाल के पश्चात जो उत्तराधिकारी आता है वो है विक्रम सिंह, विक्रम सिंह करके। तो ये जो है इनके क्या रहे प्रमुख उत्तराधिकारी, उनके क्रम रहा है दूबकुंड शाखा के शासकों का। जहाँ पर 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि दूबकुंड शाखा के जो शासक रहे युवराज ने इनकी जो इस शाखा की स्थापना की है, संस्थापक रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी अर्जुन, अर्जुन के हैं अभिमन्यु, विजयपाल, विक्रम सिंह। उसके पश्चात जो है फिर यहाँ पर जो है 1 बाय 1 इनके डिस्कस करेंगे। सामाजिक स्थिति, मंदिर निर्माण की शैली क्या रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं नरवर जो है प्राचीन जो है नलपुर शाखा के कच्छपघात जो है राजवंश पर देखा जाए तो टिप्पणी लिखी है। ये एक 7 नंबर में भी यहाँ पर प्रश्न पूरा पूछे जाने की संभावना होती है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है वो कि कच्छपघात वंश की नरवर शाखा। तो हम स्टार्ट करते हैं नरवर शाखा को। तो ग्वालियर से जो है दक्षिण पूर्व में सिंध नदी के तट पर जो प्राचीन नलपुर है वहाँ पर ये क्या है कि ये स्थित होता है, और इसके जो संस्थापक हैं वो है सुमित्र, यानी कि जो वज्रदामन के जो पुत्र हैं वो इसके संस्थापक, इस शाखा के संस्थापक रहे हैं। और इस शाखा के ऐतिहासिक अगर साक्ष्य की अगर बात हम करें तो काफ़ी सीमित जानकारी हमें उपलब्ध होती है, और वो होती है ताम्रपत्र अभिलेख जो नरवर से प्राप्त होता है। वहाँ से जो है हमें ये इसके ऐतिहासिक साक्ष्य की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर देखा जाए तो इसका जो शासक का जो क्रम रहा है वो है सुमित्र, इसके संस्थापक रहे हैं। सुमित्र का उत्तराधिकारी गगन सिंह, गगन सिंह का उत्तराधिकारी शरद सिंह, और शरद सिंह का है वो है वीर सिंह, इसका उत्तराधिकारी अंतिम रहा है। अगर हम देखा जाए तो किस प्रकार से इसको लिखना है, तो सुमित्र की अगर बात हम करें तो कच्छपघात वंश के जो नरवर शाखा का संस्थापक हैं, और सुमित्र ने क्या किया था कि अपने जो है पृथक एक शाखा की स्थापना से इसके साम्राज्यवादी होने के जो है लक्षण यहाँ पे प्रतीत होते हैं। तो ये है जो है कच्छपघात वंश की जो है फॉर्मेटिंग, किस प्रकार से यहाँ पर हमें इसको लिखना है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि गगन सिंह जो है वो सुमित्र का उत्तराधिकारी रहा है, और इसका शासन का जो काल रहा है वो 1000 जो है 75 से 1000 जो है 90 ईस्वी का यहाँ पर इसका शासन काल रहा है। और इसकी जो उपाधि रही वो है महाराजाधिराज परमेश्वर की इसकी उपाधि से इसको यहाँ पर जो है वर्णित किया गया है। फिर जो गगन सिंह के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी आता है वो आता है शरद सिंह। तो शरद सिंह जो गगन सिंह जो रहे नरवर शाखा के उनका उत्तराधिकारी रहा है। इसका जो शासन काल आता है 1090 से 1105 ईस्वी के मध्य का काल रहा है, और इसकी जो उपाधि प्रबल परम भट्टारक महाराजाधिराज की इसको उपाधि दी गई थी। फिर जो आता है वो आता है वीर सिंह। वीर सिंह जो है शरद सिंह का उत्तराधिकारी रहा है, और ये नरवर जो शाखा रही है उसका ये अंतिम शासक रहा है। उसका काल जो है 1105 से 1125 ईस्वी का इसका एक शासन काल रहा है। इनके पश्चात अगर देखा जाए जो नरवर शाखा की अगर हम बात हम करें तो वीर सिंह के पश्चात जितने भी जो शासक रहे वो काफ़ी यूँ कहें कि दुर्बल रहे, जिस स्थिति का जो है फ़ायदा जो है सिकंदर लोदी ने उठाया, और उसने जो है 1508 में जो है यहाँ पर जो है क्या किया कि नरवर शाखा पर यहाँ पर जो है सैन्य अभियान कर इस नरवर शाखा को पूर्णतः यहाँ पर इसने दमन कर दिया, और इस प्रकार जो है नरवर शाखा का यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दमन होता है। यहाँ पर इस शाखा का यहाँ पर
जो है सिकंदर लोदी के द्वारा जो है सैन्य अभियान का अतिक्रमण किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो देख रहे हैं दुबकुंड शाखा की अगर बात हम करें तो जो दुबकुंड रहा है वो वर्तमान जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में यहाँ पर क्या है स्थित है, और इसका प्राचीन नाम चंडोबा या डोब था, जिसे ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो है इसे दुबकुंड कहा जाने लगा। फिर अगर देखा जाए तो ये जो दुबकुंड शाखा के जो शासक रहे हैं पूर्व में जो है चंदेलों के क्या रहे हैं, सामंत यहाँ पर रहे हैं। और दुबकुंड शाखा के जो है ऐतिहासिक जो है साक्ष्य की जानकारी के लिए कुछ जो है एक अभिलेख आता है विक्रम सिंह का, जो कि इसी जो है शाखा का जो है शासक रहा है, जिसका 1088 ईस्वी का शिलालेख आता है, जिसमें जो है 5 पीढ़ी में जो है इन शासकों का क्रम रहा है, जिसमें युवराज जो इनके प्रथम शासक रहे हैं, फिर जो आते हैं अर्जुन, फिर अभिमन्यु, फिर विजयपाल और फिर विक्रम सिंह। अगर हम युवराज की अगर बात हम करें तो युवराज जो रहे हैं वे इस दुबकुंड शाखा के क्या रहे हैं, जो प्रथम शासक हैं। अगर देखा जाए तो प्रथम शासक रहे हैं, और इनका जो शासन काल आता है या शासन का जो क्रम आता है वो आता है 1000 से 1500 ईस्वी के मध्य जो इनका काल आता है। फिर अगर देखा जाए तो विक्रम सिंह के जो है यूँ कहें कि शिलालेख में 1088 ईस्वी का जो शिलालेख है विक्रम सिंह का, जिसमें युवराज को जो है एक उपाधि दी गई है। यहाँ पर 2 तरीके से एक कहा गया है उपाधि, किसको उपाधि दी गई है, युवराज को यहाँ पर उपाधि दी गई है, वो है उपाधि। एक है यहाँ पर जो है कच्छप घात कुलभूषण, और एक उपाधि रही है प्रसिद्ध। ये 2 उपाधि जो हैं विक्रम सिंह के अभिलेख में मिलती है। कच्छप घात कुलभूषण और प्रसिद्ध जो है युवराज को यहाँ पर उपाधि दी गई है। युवराज के पश्चात जो अगर बात हम करें तो हम बात हम करेंगे अर्जुन। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं जो है अर्जुन की अगर बात हम करें तो ये जो है दुबकुंड शाखा के जो युवराज रहे हैं उनका उत्तराधिकारी रहा है, और शासनकाल जो आता है वो 1015 से जो है 1035 के मध्य में इसमें शासनकाल रहा है। और 1018 में जो है राजा भोज को इसने पराजित किया जाता है। जो परमार राजा भोज रहे हैं मालवा के राजा भोज जो रहे हैं मालवा के रहे हैं, इनको इसने क्या किया था, पराजित किया था। अब जो अर्जुन रहे हैं इनके जो है समकालीन कुछ शासक भी रहे हैं, वो हैं चंदेल शासक विद्याधर, परमार जो है शासक राजा भोज, और जो गुज्जर प्रतिहार शासक है राज्यपाल और महमूद गजनी। अगर बात हम करें तो अर्जुन ने जो है राज्यपाल को क्या किया था, यहाँ पर पराजित किया था। राज्यपाल को जो है किसने पराजित किया था, यहाँ पर राज्यपाल पराजित हुआ था अर्जुन के द्वारा। अर्जुन द्वारा जो है ये पराजित हुआ था। कौन, राज्यपाल पराजित हुआ था, जिसने राज्यपाल ने जो है महमूद गजनवी के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करने के कारण जो है यहाँ पर जो है अर्जुन के द्वारा यहाँ पर जो है राज्यपाल को यहाँ पर पराजित किया गया था। अब जो हम देख रहे हैं अभिमन्यु जो है दुबकुंड शाखा के जो अर्जुन रहे हैं उसका उत्तराधिकारी रहा है। शासन का जो काल रहा है 1035 से 1045 का इसका काल यहाँ पर क्रम रहा है। और जो अभिमन्यु ने जो है मित्रवत संबंध जो स्थापित किए थे वो किए थे मालव नरेश जो है भोज के साथ। और अभिमन्यु के जो समकालीन रहा है वो ग्वालियर की जो कच्छप घात शाखा रही है उसका जो शासक रहा है मूलदेव, उसके समकालीन जो कौन रहा है, अभिमन्यु यहाँ पर रहा है। अब अभिमन्यु के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी आता है वो आता है विजयपाल का जो शासन जो काल रहा है वो 1045 से 1075 ईस्वी का काल रहा है। और विजयपाल की जो उपाधि रही है वो अधिराज विजय की उपाधि रही है, जिसका उल्लेख जो है बयाना के जो उषा मंदिर इस समलेख में से मिलता है। अभी जो बयाना जो आता है ये आता है राजस्थान में आता है। बयाना के उषा मंदिर अभिलेख में जो है इसे जो है अधिराज विजय की जो उपाधि यहाँ पर दी गई है। अब जो हम देख रहे हैं विक्रम सिंह जो है, विक्रम सिंह की अगर बात हम करें जो ये विजयपाल का जो उत्तराधिकारी और जो दुबकुंड शाखा का जो है अंतिम शासक रहा है। इसका जो शासनकाल रहा है वो है 1070 से लगभग जो है 1100 ईस्वी के आसपास इसका काल जो शासनकाल रहा है। अगर विशेष तथ्य की अगर बात हम करें
तो 1088 ईस्वी की जो है दुबकुल शिलालेख में इसे इसकी जो उपाधि रही वो महाराजाधिराज की इसकी उपाधि का उल्लेख मिलता है। और इसके शासनकाल में जो है महाचक्र जो है ग्राम में जैन मंदिर निर्माण का भी यहाँ पर उल्लेख है। साथ ही साथ जैन आचार्य जो श्री देवसेन जी रहे हैं उनके जो है पादुका युगल की भी स्थापना जो है इसके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो फ्रेंड्स ये हैं दुबकुल शाखा के जो है अंतिम शासक विक्रम सिंह। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट वो है ग्वालियर सिहोनिया शाखा की शासकों का क्रम। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कच्छपघात वंश के जो है ग्वालियर और सिहोनिया शाखा के जो है पृष्ठभूमि की अगर बात हम करें तो इसके जो संस्थापक रहे हैं वो रहे वज्रदामन रहे, जो वज्रदामन जो रहे वो लक्ष्मण के जो यहाँ पर पुत्र उत्तराधिकारी यहाँ पर रहे हैं। और इस जो है इस कथन का जो वर्णन आता है, जो उल्लेख दिया गया वो दिया गया है जैन मूर्ति लेख जो है सिहोनिया से प्राप्त जो अभिलेख है वहाँ पर ये दिया गया है। और ऐतिहासिक अगर साक्ष्य की बात हम करें इस वंश की शाखाओं की तो इसका जो प्रमाण होता है वो महिपाल का जो है सास बहु मंदिर अभिलेख जो है जो ग्वालियर में है, दुर्ग में है, ग्वालियर दुर्ग में स्थित है, वहाँ से जो है ऐतिहासिक साक्ष्य की जानकारी प्राप्त होती है। और वज्रदामन जो है वो लक्ष्मण का पुत्र एवं जो उत्तराधिकारी रहा है। अगर हम बात करें इसके प्रारंभिक एवं जो परिवर्तित राजधानी के ऊपर देखा जाए तो प्रारंभिक राजधानी रही है इनकी सिहोनिया और जो परिवर्तित राजधानी रही वो है ग्वालियर। अब जो ग्वालियर राजधानी इन्होंने जो परिवर्तित की है, स्थानांतरित की है, ये इन्होंने की है जो चंदेल शासक धंग के नेतृत्व में जो है इन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहार जो शासक रहे विजयपाल, इनको पराजित करके जो है इन्होंने दुर्ग जो है ग्वालियर दुर्ग पर जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अधिकार यहाँ पर किया था और अपनी राजधानी को यहाँ पर परिवर्तित सिहोनिया से इन्होंने ग्वालियर यहाँ पे स्थानांतरित की थी। 1977 में ईस्वी से इन्होंने जो है एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित यहाँ पर ग्वालियर सिहोनिया क्षेत्र में यहाँ पर की। इनकी उपाधियाँ जो दो आती हैं, एक आती है महाराजा धीराज जिसका उल्लेख जो होता है सिहोनिया से प्राप्त जैन मूर्तिलेख और राजौर अभिलेख में यहाँ पर मिलता है। फिर देखा जाए नेक्स्ट जो इनकी जो उपाधि है वो है कच्छपघात जो है वंश तिलकम एवं दक्षिणोपति, ये भी इनकी उपाधि रही जिसका जो उल्लेख आता है वो सास बहु मंदिर अभिलेख जो ग्वालियर है वहाँ पर और ग्वालियर संग्रहालय में जो अभिलेख हैं वहाँ से ये जानकारी जो है मिलती है कि इनकी जो दो उपाधियाँ रही हैं, एक एक कच्छपघात वंश तिलकम क्षीणोपति एवं जो है महाराजाधिराज जिसका उल्लेख जो होता है सिहोनिया से प्राप्त जैन मूर्ति लेख में मिलता है। तो सो फ्रेंड्स ये हैं वज्रदामन जो है इनके ग्वालियर सिहोनिया शाखा के संस्थापक रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है मंगल राज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मंगल राज। तो मंगल राज की अगर बात हम करें तो वज्रदामन का जो है उत्तराधिकारी और इसका जो शासनकाल रहा है 955 से जो है 1000 जो है 15 ईस्वी के मध्य में जो है इसका शासनकाल रहा है। अब मंगल राज के विषय में एक उक्ति जो है काफ़ी वर्णित होती है और ये जो वर्णन है ये सास बहु मंदिर अभिलेख में जो है यहाँ पर किया गया है, जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य की जो है सहस्त्र रश्मियाँ जो होती हैं, जो यूँ कहें कि हजारों जो उसकी जो किरणें होती हैं वे अंधकार को नष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार जो है मंगलराज जो है अपने जो है शत्रुओं का विनाश करते थे। तो ये जो कथन है ये प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है और मेंस में भी इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना होती है कि मंगलराज जो है का जो शासन रहा है वो ग्वालियर सिहोनिया जो है शाखा के संदर्भ में उस पर टिप्पणी लिखिए या फिर वर्णन कीजिए जिस प्रकार से भी वो पूछा जाए। तो ये जो है उक्ति होती है ये मंगलराज के संदर्भ में सास बहु मंदिर अभिलेख में वर्णित है। फिर अगर देखा जाए तो कीर्तिराज की अगर बात हम करें तो मंगलराज का पुत्र उत्तराधिकारी बनता है जो कि ग्वालियर सिहोनिया शाखा पर इसका शासन काल रहा है वो 1000 जो है 15 से 1035 के मध्य में जो इसका शासन काल रहा है। और इसके समकालीन जो शासक रहे हैं वे रहे विद्याधर जो कि चंदेल शासक रहा और महमूद गजनी। अगर महमूद गजनी की बात हम करें तो इसने जो है इसके शासनकाल में ग्वालियर पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण को असफल करने में जो है कीर्तिराज ने जो है अपनी कुशल रणनीति का यहाँ पर परिचय दिया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कीर्तिराज जो है कुशल योद्धा एवं शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करता यहाँ पर था। अब जो हम देख रहे हैं मूलदेव, तो मूलदेव की अगर बात हम करें जो कीर्तिराज का पुत्र है उसका जो है उत्तराधिकारी रहा है ग्वालियर सिहोनिया शाखा में। इसका जो शासनकाल रहा है वो है जो है 1035 से 1055 के मध्य में जो है इसका शासन जो है काल रहा है। फिर अगर देखा जाए इसकी उपाधि जो होती हैं भुवन पाल या त्रैलोक्य मल्ल जो है सास बहु मंदिर अभिलेख में जो है ये वर्णन होती है।
और साथ ही साथ जो है मूलदेव के जो उपलब्धि जितनी भी होती है जो है शासनकाल के दौरान, जिसका वर्णन जो आता है वो ग्वालियर संग्रहालय अभिलेख में होता है। तो मूलदेव के पश्चात जो आता है ग्वालियर सिंहनी शाखा में, वो आता है देवपाल, जो कि मूलदेव का पुत्र, उसका उत्तराधिकारी रहा है। इसका शासनकाल जो है 1055 से 1075 के मध्य में रहा है। और इसकी उपाधि की अगर बात हम करें तो अपराजित जो है विरुद्ध इसको कहा गया है। इसकी एक उपाधि है अपराजित विरुद्ध, जो कि ग्वालियर जो है संग्रहालय में यहाँ पर ये क्या होती है, ये अभिलेख में जो है यहाँ पर ये इसका उल्लेख है। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो देवपाल हैं, इसके संबंध में जो है सास बहु मंदिर अभिलेख में ये बात कही गई है कि ये दानवीर में अगर देखा जाए तो कर्ण से भी बड़ा ये दानवीर हैं, और धनुर्विद्या में जो है पार्थसेन अर्जुन से भी बड़ा जो है क्या है, ये धनुर्विद्या में पारंगत, और जो है सत्य बोलने में अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर से भी बड़ा जो है ये शासक रहा, ऐसा जो है कहा गया है इसके संबंध में। अतिशोक्तिपूर्ण जो भी बात कही गई है, तो ये भी जो है सास बहु मंदिर अभिलेख में यहाँ पर क्या होता है, इसके संबंध में ये उक्ति लिखी गई है। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं पद्मपाल। तो जो पद्मपाल की अगर बात हम करें, देवपाल को पुत्र उसका उत्तराधिकारी रहा है। इसका जो शासनकाल रहा है 1055 से 1075 से 1080 के जो है मध्य में इसका शासन काल रहा है। इसकी जो उपाधि है सास बहु मंदिर अभिलेख में, इसको कहा गया है कि प्रजापालन में जो है मंदाता के समान जो है किसको कहा गया है, वो कहा गया है पद्मपाल को। ये भी जो है प्री में पूछा जा सकता है कि प्रजापालन में है मंदाता के समान किस शासक को कहा गया है, तो पद्मपाल को कहा गया है। और जो सास बहु मंदिर अभिलेख कहाँ पर है, ये है ग्वालियर दुर्ग में। ठीक है, एक प्रशस्त कार्य रहे मणिकंठ। तो मणिकंठ ने क्या है कि एक उल्लेखित किया है कि परिपंथियों के दस्युओं का जो उन्मूलन करने वाला जो शासक रहा है वो है पद्मपाल रहा है। अब हम बात करते हैं पद्मपाल के पश्चात जो आता है उसका उत्तराधिकारी आता है सूर्यपाल आता है। सूर्यपाल कभी भी जो है स्वतंत्र एक शासक नहीं बन सका, और इसके संदर्भ में सास बहु मंदिर अभिलेख जो है उसमें सिर्फ इसको जो है पद्मपाल का जो है यूँ कहें कि भ्राता के रूप में ही इसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। और इसकी उपाधि जो है वो है सूर्य नभ की उपाधि से इसको सम्मानित, या यूँ कहें कि इसको सूर्य नभ की जो है उपाधि यहाँ पर दी गई है इसके शासन काल। देखो अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं महिपाल। तो महिपाल की अगर बात हम करें तो महिपाल जो है वो सूर्यपाल का जो पुत्र है, और इसका जो शासन रहा है 1080 ईस्वी में इसने सत्ता को संभाला है, और ग्वालियर सिंहनी पर इसका शासन जो है क्षेत्र रहा है। इसकी उपलब्धि में अगर देखा जाए तो सास बहु मंदिर का जो है अभिलेख का जो है सास बहु मंदिर का इसने पूर्ण जो है निर्माण कार्य करवाया था। साथ साथ सोने व चांदी के जो है सिक्के इसके द्वारा जारी करवाए गए थे। सास बहु मंदिर अभिलेख में जो है महिपाल के संदर्भ में जो है इसको जो है सूर्य जनित और सूर्य नृप नंदन से इसको विभूषित किया गया उपाधियों से। फिर अगर देखा जाए तो मणिकंठ जो है प्रशस्तिकार हैं, जिन्होंने जो है महिपाल को जो है भुवनेक मल्ल एवं कच्छपारी कुलभूषण जो है जैसे विरुद्धों से इसको अलंकृत यहाँ पर किया है। तो महिपाल का जो है कच्छपघात वंश के जो है ग्वालियर सिंहनी क्षेत्र की शाखा में अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और सांस्कृतिक जो कलात्मक जो यूँ कहें कि निर्माण में जो है इसका काफ़ी एक अमूल्य योगदान रहा है। अब जो हम लास्ट से देख रहे हैं वो ग्वालियर सिंहनी शाखा के जो है शासक रहे हैं लास्ट, वो है रत्नपाल। रत्नपाल की अगर बात हम करेंगे महिपाल के पुत्र एवं उत्तराधिकारी रहे हैं, जिन्होंने जो है ग्वालियर क्षेत्र पर अपना शासन जो है लगभग 1104 से 1110 के लगभग जो है इनका शासन काल रहा है। अब एक जो है उल्लेख ये होता है कि गो पर्वत पर जो है कुल्हण यानी कि जो शांडिल गोत्री ब्राह्मण रहे हैं के द्वारा जो है बलराम यानी कि धीर पाणी को समर्पित मंदिर का जो है निर्माण का उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है रत्नपाल के संदर्भ में। अब रत्नपाल के बाद अगर अब देखा जाए तो यूँ कच्छपघात वंशी जो शाखा रही है, जिसमें और भी शासक रहे हैं अजयपाल, जयपाल, सुलहदेव, लेकिन ये शासक जो रहे ये प्रबल इनके जो है यूँ कहें कि शक्तिहीन होने के कारण या फिर निर्बल होने के कारण जो है इन्होंने जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं की, और ये जो है यूँ कहें कि जो इनमें सामंत के रूप में जो है उपयुक्त जो है सामंत के रूप में ये ग्वालियर क्षेत्र पर जो है मुगल काल तक जो है इनका शासन क्षेत्र रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है ग्वालियर सिंहनी शाखा की कच्छपघाती जो है वंशी शासकों का जो है क्रम और उनके उपलब्धियों का वर्णन।
हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू जो हमारा सेशन चल रहा है वो चल रहा है कच्छप घात कालीन जो है राजवंश के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो हमने राजवंश का जो ग्वालियर सिहोनी शाखा, नरवर है और दुपकुंड शाखाओं के जो जितने भी शासक रहे हैं उनका क्रम हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कच्छप घात कालीन जो है मंदिर और उनकी विशेषताओं को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है या तो 2 नंबर में या फिर 7 नंबर में यहाँ पर जो है या 10 नंबर में भी यहाँ पर प्रश्न पूछने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। कच्छप घात कालीन जो है मंदिरों की विशेषताओं को समझाइए, पर जो है मंदिर कौन कौन से प्रमुख रहे हैं या फिर 1 बाय 1 जो है मंदिरों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिहोनिया का ककनमठ मंदिर। तो सिहोनिया के जो ककनमठ मंदिर की अगर बात हम करें तो ये जो स्थित होता है ये होता है मुरैना जिला के सिहोनिया में स्थित होता है, और ये जो है आसन नदी के जो है बाएं जो है किनारे पर स्थित होता है। साथ ही साथ जो इसके निर्माण की अगर बात हम करें तो जो कच्छप घात जो है राजा रहे हैं कीर्तिराज, उनके द्वारा जो है 1015 से 1035 ईस्वी के मध्य में जो इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और विशेष तथ्य की अगर बात हम करें यहाँ पर तो विशेष तथ्य में है ये कि भगवान शिव और पार्वती को समर्पित ये मंदिर होता है, जिसका उल्लेख जो होता है सास बहू मंदिर में जो अभिलेख है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसका किया गया है सास बहु मंदिर। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये मंदिर कहाँ, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो अभिलेख में जो है उल्लेखित है कि ये भगवान शिव पार्वती को समर्पित मंदिर होता है। और एक पंचरथ योजना में ये निर्मित होता है। पंचरथ योजना जो है मंदिर निर्माण की एक नागर शैली होती है, उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है पंचरथ। और सांधार जो है प्रसाद यानी कि एक अद्वितीय विशेषता इसकी होती है। सांधार प्रसाद यानी कि प्रदक्षिणा पथ जो है हम जो परिक्रमा लेते हैं ना उसकी एक विशेषता यहाँ पर होती है। और कनिंघम जो रहे हैं उन्होंने इसे जो है कोकनपुर मठ भी इसको कहा है। तो ये भी प्री में बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कोकन जो है पुर मठ किसे कहा जाता है या किसने कहा है, या फिर जो है कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि जो है ककनमठ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो मुरैना जिला में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर के पास स्थित है, तो आसन नदी के किनारे बाएं किनारे पर स्थित होता है। निर्माण जो है कीर्तिराज के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब जो हम देख रहे हैं सास बहू मंदिर, तो सास बहू मंदिर की अगर बात हम करें तो कच्छप घात कालीन जो है यूँ कहें कि स्थापत्य कला का एक सर्वोत्तम एक उदाहरण होता है। और ये जो है ग्वालियर दुर्ग में क्या होता है, ये स्थित होता है। और ये 2 समूह में यहाँ पर ये स्थित होता है। एक होता है सास मंदिर और एक होता है बहु मंदिर। तो निर्माण कार्य जो है यहाँ पर राजा जो है पद्मपाल जो उनके द्वारा जो है प्रारंभ करवाया गया था, और जो महिपाल है उनके द्वारा जो 1093 ईस्वी में जो है ये पूर्ण करवाया गया। और इसका जो उल्लेख होता है वो सास बहु मंदिर अभिलेख में ही यहाँ पर मिलता है। मुख्य मंदिर की अगर बात हम करें तो ये भगवान विष्णु के जो है पद्मनाभ जो है स्वरूप को समर्पित होता है। और इसमें जो छोटा ये मंदिर 2 समूह में है ना, एक सास और एक बहु मंदिर है, जिसमें छोटा स्वरूप जो होता है यानी कि एक बड़ा मंदिर और एक छोटा मंदिर। छोटा मंदिर जो होता है वो माता लक्ष्मी जी को जो है समर्पित होता है, यानी कि जो भगवान कृष्ण के जो पुत्र रहे अनिरुद्ध और उषा जी को ये समर्पित है। फिर अगर देखा जाए तो इसे सहस्त्र, इसलिए लोकोक्ति में जो है लोक मानस में इसको सहस्त्र बहु मंदिर भी यहाँ पर कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि गर्भगृह में एक निरंधार यानी कि प्रदक्षिणा पथ विहीन जो है क्या होता है, ये मंदिर होता है। सो फ्रेंड्स, ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि निरंधार किसे कहा जाता है और जो है सांधार किसे कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ युक्त और प्रदक्षिणा पथ विहीन, ये 2 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब जो हम देख रहे हैं 64 योगिनी मंदिर, तो 64 योगिनी मंदिर जो होता है मुरैना जिला के जो मितावली गांव में जो है ये स्थित होता है। और इसका जो निर्माण कार्य है राजा देवपाल जो है कच्छप घाती वंशी रहे हैं उनके द्वारा जो है निर्माण कार्य यहाँ पर करवाया गया है। और विशेष तथ्य में अगर देखा जाए तो ये जो है शिव पूजा को समर्पित जो है यूँ कहीं गोलाकार मंदिर होता है। शिव पूजा को समर्पित गोलाकार ये मंदिर है। और भारतीय जो हमारी संसद होती है उसका डिज़ाइन का जो है प्रेरणा स्रोत यह रहा है, यानी कि जो मंदिर 64 योगिनी मंदिर का जो डिज़ाइन होता है जिस प्रकार से बना है, जिससे हमारी जो भारतीय संसद अभी वर्तमान में बनी है उसका स्वरूप भी सेम ऐसा ही होता है।